जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है Y2 विकास यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जानते हो कि यहाँ पर हम लोग पिछले दिनों से BTUP के न्यू पैटर्न पर आधारित MCQ बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग पुनः 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे देखेंगे, तो चलो देख ही लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो उसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए परिपथ में 6 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज स्रोत दिया है वो दिया गया है 5 वोल्ट। यदि हम लोग यहाँ से धारा को अपने मन में या दिमाग में सोचें तो यहाँ पर ये जो धारा है वो 2 भागों में जाएगा। कुछ धारा 6 ओम में जाएगा तो कुछ धारा 3 ओम में जाएगा। तो हम लोगों को पता चल गया कि जो ये धारा है वो डिवाइड हो रहा है। तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा है कि यदि धारा डिवाइड हो रहा है तो वह समांतर क्रम में होगा, प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में होगा। तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि उसमें प्रवाहित जो धारा होगा क्या होगा। और ये समांतर क्रम में है तो हम लोग जानते हैं कि जो समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं उनमें जो वोल्टेज का मान होता है वो समान होता है। तो चाहे हम 6 ओम की बात करें चाहे 3 ओम का बात करें, दोनों में वोल्टेज का मान समान होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं धारा, तो I = क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ से V दिया गया है 5 वोल्ट और धारा का वो आप प्रतिरोध दिया गया है 6। तो यहाँ से निकल कर आया हमारा 5/6। तो देखते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा 5/6 होगा, जो कि ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, KVL किस नियम पर आधारित है। KVL अर्थात किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस नियम पर आधारित है। हम लोग जानते हैं KCL और KVL। जो KCL है वो कंजर्वेशन ऑफ करंट पर लागू होता है और जो KVL होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर लागू होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है कि चित्र में I4 का मान क्या होगा। तो ये KCL पर लागू होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि KCL में क्या होता है कि किसी भी जंक्शन या नोड पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या बोल सकते हो कि आउटगोइंग करंट या इनकमिंग करंट इक्वल होता है आउटगोइंग करंट के। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 ओम जो है 10 ओम है वो क्या है, इनकमिंग है। तो इनकमिंग को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग को हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो आउटगोइंग करंट क्या है, 6 ओम है और यहाँ पर I4 भी आउटगोइंग करंट है। और हम लोग रूल से जानते हैं कि सब का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा I4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि I4 का जो मान निकल कर आया है वो 4 निकल कर आया है। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि निम्नलिखित में मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है, या बोल सकते हो अधिकतम शक्ति प्रमेय क्या है। इस वीडियो के लेक्चर के पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है उसे जानने के लिए हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए एक सर्किट है, और यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध लगा गया है RL। तो ये प्रमेय कब लागू होता है, तो ये प्रमेय तब लागू होता है जब किसी भी परिपथ में अधिकतम जो शक्ति है तभी प्रवाहित होगा जब सर्किट का जो इंटरनल प्रतिरोध है, कह सकते हैं सर्किट का जो इंटरनल प्रतिरोध है वो लोड प्रतिरोध के इक्वल हो जाए, तब जो
अधिकतम शक्ति है उस परिपथ में प्रवाहित होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो किसी भी परिपथ का टोटल प्रतिरोध या बोल सकते हैं इंटरनल प्रतिरोध अगर लोड प्रतिरोध के बराबर है तो अधिकतम प्रमेय का सिद्धांत लागू होता है। बात करें इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है V² TH/RL, जहाँ पर TH क्या है थेवेनिन प्रमेय और RL क्या है लोड प्रतिरोध और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई। तो ये जो फार्मूला है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनने का ज़्यादा आशा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा राइट आंसर जो है वो 2 निकल कर आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है। बात करें हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम की, तो सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कम से कम हमें 2 स्रोत होना चाहिए, चाहे वो बोल सकते हैं कि 2 और मोर देन 2 स्रोत मस्ट बी अवेलेबल, चाहे वो वोल्टेज हो या धारा हो, करंट हो या फिर करंट वोल्टेज हो, 2 या 2 से अधिक सोर्स होना चाहिए, तभी जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है वो लागू होगा। ये जो है वो 2 प्रिंसिपल पर काम करता है, एक तो लीनियरिटी और दूसरा जो है वो है होमोजेनिटी। ये 2 प्रिंसिपल पर काम करता है, एक तो लीनियरिटी और दूसरा होमोजेनिटी। तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 लीनियरिटी है, जो कि होमोजेनिटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो ऑप्शन में होगा, दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 2 हो गया। अगला हम लोग देखने वाले हैं, दिया गया है एक बिंदु जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलते हैं कहा जाता है। एक बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है जहां पर 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए ये प्रतिरोध यहाँ पर, एक प्रतिरोध यहाँ पर और एक वोल्टेज यहाँ पर मिला है। तो इस बोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। तो हम लोग इसे नोड बोलेंगे। तो ये जो नोड, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दिए गए आरेख में 50 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, दिए गए आरेख में 50 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 100 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है, जहाँ पर 2 प्रतिरोध लगा है, एक 40 ओम का और एक 50 ओम का। तो अगर यहाँ पर हम धारा प्रवाहित करें तो 2 भागों में, एक धारा, कुछ भाग धारा का 40 ओम में जाएगा और जो कुछ भाग है वो 50 ओम में जाएगा। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो लगा हुआ है पैरेलल में, जो कि समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग निकाल लेते हैं 50 वोल्टेज में जो धारा होगा। हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज, जब कोई भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा रहता है वहाँ पर वोल्टेज इक्वल होता है, तो वोल्टेज यही रहने वाला है। तो हमारा जो धारा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा I = V/R। तो यहाँ से V का मान हम लोगों का 100 है और R हमें 50 ओम में निकालना है, तो 50 से हम लोग 100 में डिवाइड कर देंगे, जो कि निकल कर आएगा 2, जो कि हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्या है, लोड प्रतिरोध के लिए अधिकतम शक्ति का प्रतिशत होता है। लोड प्रतिरोध के लिए अधिकतम शक्ति का जो मैक्सिमम पावर थ्योरम है वहाँ उसकी जो दक्षता होती है वो हम लोग याद करके रखेंगे कि उसकी दक्षता होती है 50%। हमें ये याद करके रखना है कि लोड प्रतिरोध का जो अधिकतम शक्ति थ्योरम में जो लोड प्रतिरोध की दक्षता होता है वो 50% होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट हो जाएगा, याद करके हमें रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए लागू होता है।
हम लोगों ने देखा कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो 2 और मोर देन 2 सोर्स मस्ट बी अवेलेबल जब रहता है तभी लागू होता है, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो या वोल्टेज करंट हो या करंट करंट हो, तब लागू हो सकता है। केवल करंट ओनली केवल धारा पर, तो केवल धारा पर नहीं लागू होगा। वोल्टेज पर 2 सोर्स कम से कम होना चाहिए और 2 से अधिक चाहे जितना हो सकता है। वोल्टेज और करंट दोनों पर, ये हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। और दिया गया है वोल्टेज करंट एंड पावर, तो जो मैक्सिमम सुपरपोजिशन थ्योरम होता है वो पावर पर अप्लाई नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। यहाँ पर एक विकल्प और बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत है जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो नहीं करता, तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावर। तो हमें याद रखना है कि जो पावर होता है वो अध्यारोपण थ्योरम पर सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्या है दिया गया है वोल्ट स्रोत का आंतरिक विद्युत वाहक बल EMF, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में सहायता प्रदान करता है, जिससे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो धारा प्रवाहित होगा, अर्थात ये धारा प्रवाहित होने में मदद करता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज जब लोड की आपूर्ति हो, तो हम लोग एक बात ध्यान से सुन सकते हैं कि जो EMF होता है वो लोड पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी लोड दिया गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं ये इंटरनल वोल्टेज व्हेन लोड इज नो अप्लाइड, ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर लोड पर कोई भी निर्भर नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है दिए गए आरेख में कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। यदि हम लोग ए सिरे से धारा को प्रवाहित करेंगे तो कुछ धारा इसमें जाएगा और कुछ धारा इसमें जाएगा, तो 2 और 4 ओम जो कि हो जाएगा सीरीज में, जो कि 2 और 4 हमारा जो हो जाएगा वो 6 ओम हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो कुछ धारा 6 में जाएगा और कुछ धारा 8 में जाएगा, तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और 6 8 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये क्या होगा, 8 × 6 अपान 8 + 6, अर्थात 8 × 6 = 48, ये हो जाएगा 14। अब 6 ओम और ये दोनों हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो हम लोग दोनों को सिंपली जोड़ देंगे, 48/14, तो जो आएगा राइट आंसर वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक तत्व का वोल्टेज का मान समान होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो KCL होता है और KVL, तो हम लोग जानते हैं KCL में धारा का मान समान होता है, I का मान इक्वल होगा प्रत्येक प्रतिरोध पर या प्रत्येक रेजिस्टेंस पे बोल सकते हैं। और जो KVL होता है इस पे जो होता है ये वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर समान होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है प्रत्येक तत्व पर वोल्टेज का मान समान कहाँ होता है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं सिंपली कि R = क्या होता है, यदि समांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध लगा हुआ है, तो यदि 2 प्रतिरोध लगा हुआ है तो सिंपली होता है R1 × R2 अपान दोनों का सम, तो यहाँ से निकल कर आएगा 10 × 10 अपान 20,
तो 10 एक 10, 10 दूनी 20, 2 पंचे 10, तो यहाँ से 5 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किरचॉफ नियम उल्लेख है कि एक परिपथ के बंद के रूप में, जब भी बात किया जाए बंद परिपथ के रूप में तो वहाँ पर हमारा KVL लागू होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड, जब भी क्वेश्चन में बात किया जाए कि बंद परिपथ तो वहाँ KVL लागू होगा, और जब भी बात किया जाए नोड या जंक्शन तो वहाँ पर हमारा KCL किरचॉफ करंट लॉ लगने वाला है। तो यहाँ पर बात हो रहा है किरचॉफ नियम का, तो KVL का बात हो रहा है। तो कुल धारा का अंक, तो यहाँ पर धारा का तो बात, यहाँ पर KVL में धारा का योग शून्य होता नहीं, तो कुल वोल्टेज का मान जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो 2 है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है नीचे दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। हम लोग देखते हैं करंट डिवीजन रूल क्या होता है। करंट डिवीजन रूल क्या होता है, तो बात करें करंट डिवीजन रूल का, तो मान लीजिए एक यह स्रोत है, ये एक स्रोत है जहाँ पर मान लीजिए एक R1 प्रतिरोध लगा हुआ है और ये R2 प्रतिरोध लगा हुआ है। स्रोत से कुछ धारा मान लीजिए I यहाँ से आ रहा है, जो कि R2 में I2 धारा जा रहा है और R1 में I1। तो यदि हम बात करें R2 का कि R2 में धारा का मान क्या होगा, तो R2 में धारा का मान जो होने वाला है करंट का मान, वो सिंपली होता है कि टोटल करंट I है और R2 के जो सीरीज पर जो प्रतिरोध पर समांतर क्रम में हो उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात R1 अपान दोनों का सम, मतलब R1 प्लस R2। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि करंट डिवीजन रूल क्या होता है। तो करंट डिवीजन रूल क्या होता है, यदि बात किया जाए R2 में धारा क्या प्रवाहित होगा, तो हम लोग R2 के समांतर जो प्रतिरोध देखते हैं उस पर ध्यान देते हैं, और पहले तो जो टोटल धारा होता है उसमें R2 के जो समांतर रहता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद टोटल प्रतिरोध को हम लोग जोड़ देते हैं। तो R1 प्लस R2 इस प्रकार ये निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। दिया गया है कि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो 3 ओम में धारा का जो मान होगा वो हम लोग देखते हैं। तो 3 ओम में तो टोटल जो धारा है वो 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 3 ओम के समांतर क्रम में 2 है तो मल्टीप्लाई 2, और दोनों का सम 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, 5 तो 5 से 5 कैंसिल, जो हमारा ऑप्शन निकल कर आया और 2 एम्पियर, जो कि 2 एम्पियर राइट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिया गया है कि किसी नेटवर्क में 4 नोड 3 स्वतंत्र रूप में 3 लूप स्वतंत्र लूप है, नेटवर्क में शाखाओं की संख्या क्या होगी। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, L इज इक्वल टू होता है B माइनस N माइनस 1। जो भी वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर रख कर अज्ञात वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर L क्या है लूप है, B क्या है ब्रांच है, N कहाँ है क्या है नोड है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है शाखा, तो हम लोग B का मान निकालेंगे यहाँ से। तो L दिया गया है लूप जो है कि 3 है
और ये b माइनस जो नोट दिया गया है वो 3 माइनस 1, तो यहाँ से निकल कर आया 3 माइनस 1 2, और 2 यहाँ इधर जाएगा वो हो जाएगा 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये जो फार्मूला है ये इसका चांस जो एग्ज़ाम में होता है बनने का लगभग 90% होता है, तो हम लोग इस फार्मूले को याद करके रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि नीचे दिए गए परिपथ में करंट कितना है, तो हमें आई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ पर KCL लगाएं तो हम लोग जानते हैं इनकमिंग करंट है जो 2 और 2 अर्थात यहाँ पर 4 एम्पियर धारा होकर जाएगा, और यहाँ पर 1 एम्पियर तो इधर चला जा रहा है अर्थात यहाँ पर 3 एम्पियर धारा आएगा। 1 एम्पियर इधर चला जा रहा है, 4 एम्पियर पहले से है, 1 एम्पियर इधर चला जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा 3 एम्पियर धारा आएगा, जहाँ से 1.3 इधर चला जा रहा है, और तो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1.7। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया 5 ओम में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, तो 5 ओम में प्रवाहित धारा का बात कर रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 ओम में प्रवाहित धारा। तो टोटल धारा 10 ओम और 5 ओम के जो समांतर क्रम में है उसका मल्टीप्लाई अपान दोनों का सम अर्थात 5 2 7, तो यहाँ से निकल कर आएगा 20/7, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अर्थात ऑप्शन ये रॉन्ग है। ये हमारा जो होगा ये क्या निकल कर आया 20/7, तो 20/7 जो भी ऑप्शन में होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक्टिव एलिमेंट क्या है। बात करें एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, तो हम लोग सीधी सी सरल भाषा में बात कर सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनमें स्वयं का एक सोर्स होता है, या बोल सकते हैं जो कि धारा या वोल्टेज किसी दूसरे एलिमेंट को देता है, वो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। पैसिव एलिमेंट की बात करें तो पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय। तो वो एलिमेंट जो कि किसी भी सोर्स या किसी भी सर्किट से जो धारा या वोल्टेज को कंज्यूम करता है अर्थात धारा लेने का काम करता है, तो वो पैसिव एलिमेंट कहलाता है, या बोल सकते हैं जिसके पास स्वयं का स्रोत नहीं होता है वो हमारा पैसिव एलिमेंट हो जाता है। जो पैसिव एलिमेंट का एग्जाम्पल है क्या है, प्रतिरोध हो गया, एनोड हो गया, मोटर हो गया, ETC। और एक्टिव एलिमेंट का जो है वो क्या हो गया, वोल्टेज करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बैटरी, ETC। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले नीचे दिए गए विकल्पों में से एक्टिव एलिमेंट क्या है। एक्टिव एलिमेंट अर्थात जिसमें स्वयं का एक सोर्स होता है, तो यहाँ पर प्रतिरोध में स्वयं का सोर्स नहीं होता है, ये नहीं होगा। मोटर में भी नहीं होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर से चलता है, और डायोड में भी नहीं होता है स्वयं का। तो करंट जो होता है उसमें स्वयं का एक सोर्स होता है, जो कि हमारा राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बस इतना ही। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग दिल से लाइक करिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यदि आप चाहते हो कि इस 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोगों को PDF मिले, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, धन्यवाद।